जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर में रह के काम करते हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, बड़े बड़े शहरों में, हैदराबाद हो, कहीं भी कोई भी शहर में रह के काम करते हैं। लेकिन वो गाँव के रहने वाले हैं, बिहार के किसी गांव के रहने वाले हैं, बंगाल के किसी गांव के रहने वाले, झारखंड के किसी गांव के रहने वाले, उड़ीसा के किसी गांव के रहने, उत्तर प्रदेश के किसी गांव के रहने वाले, किसी भी स्टेट के कोई गांव के रहने वाले हैं। ज़्यादातर मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर छोटे मोटे व्यवसाय करने के लिए बाहर जाते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर एवरेज पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी उसको नहीं रहता है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के बारे में। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया है, एक नहीं कई लोगों ने बोला है, लेकिन एक लोगों का मुझे दिल पे लग गया। वो काफ़ी गंभीर सवाल किया है कि भाई साहब, मैं दिल्ली में रह के काम करता हूँ, मैं 3-4 सालों पे एक बार गांव जाता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ, रोजी रोटी के तलाश में यही लगा रहता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैं जब 3-4 सालों पे एक बार गाँव गया तो मेरा भाई है जो गांव में रहता है, मेरा जो पुश्तैनी मकान है, जो दादा के नाम से है, पिताजी के नाम से है, परदादा के नाम से, जो मुझे हिस्से में मिला हुआ है, जिसमें मेरा हिस्सा है। तो जब मैं गांव गया तो उनसे बोला कि भाई साहब, मुझे वो हिस्सा चाहिए, ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, ज़मीन का जो मेरी हिस्सेदारी है उसमें, क्योंकि पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। मैं अपने हिस्से में घर बनाऊंगा, या फिर ज़रूरत पड़े तो मैं उसे बेच लूँगा, इस्तेमाल कर लूँगा, या फिर मैं उस ज़मीन को कुछ भी करूँ, मुझे बंटवारा करके आप दे दो। तो इस पर क्या उसने कहा कि मेरे भाई ने मुझे देने से सीधा सीधा मना कर दिया। उसने देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरे हिस्से की कुछ ज़मीन मुझे बिना बताए उसने बेच दिया। तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे ज़मीन मिलेगा, या फिर बिना बताए बेच लिया, क्या यह लीगल है, इलीगल है, इस बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि भाइयों पे ही लागू होता है, बहुत सारे लोगों को चाचा है, रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग गांव में है जो उनके ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, बेच लेते हैं, जबकि ज़मीन पुश्तैनी है, प्रॉपर्टी पुश्तैनी है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, या फिर जिसके नाम से, पिताजी के नाम से है, माँ के नाम से है, और उसे नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता है कि बोलता है तुम तो बाहर रहते हो भाई, कभी कभार आते हो, नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, तुम तो बाहर में बहुत सारी चीज़ बना चुके हो। इसी पे चर्चा करूंगा, पूरी जानकारी दूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे तभी पूरी जानकारी आपको हो पाएगी। और जानकारी हो जाएगी तो जरूरी नहीं कि आप ही के काम आएगा, आपके रिश्तेदार का, आपके जानने वाले दोस्त, यार किसी को भी आप बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। जो लीगल है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करिए, फिर मन में सवाल कुछ होगा तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, फिर से वीडियो बनाऊंगा इसी प्रकार से जैसे इस सवाल पे वीडियो बना रहा हूँ। आपको बता दूं कि आपके गांव में कोई पुश्तैनी ज़मीन है, पिताजी के नाम से है, दादाजी के नाम से है, परदादा के नाम से है, किसी के नाम से पुश्तैनी ज़मीन उसे बोलते हैं। आपके नाम के अलावा 4 पीढ़ी पीछे तक का जो भी होता है उसे एंसेस्टर प्रॉपर्टी बोला जाता है, पुश्तैनी ज़मीन बोला जाता है। और उसमें क्या होता है कि वो लोग अगर नहीं है इस दुनिया में, आपके दादाजी की ज़मीन है, दादा नहीं है, पिताजी के नाम से ज़मीन है, पिताजी नहीं है, परदादा जी के नाम से है, परदादा नहीं है, तो सीधा सीधा उसमें अधिकार आपका हो जाता है। लेकिन परदादा के नाम से ज़मीन है, दादा के नाम से ज़मीन है, पिताजी अगर जीवित भी है तो भी सीधा सीधा आपका अधिकार हो जाता है, क्योंकि पिता के नाम से ज़मीन नहीं है, दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है, या फिर उनका ज़मीन था और इनके नाम से किया गया, तो डायरेक्ट आप उनके जीते जी भी अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। ये तो रही लीगल बात, कानूनी बात है। अब बात आ रही है सीधा मुद्दों पे, जिस मुद्दे पर सवाल किया गया है कि मुझे नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ, मैं गाँव गया, मेरे चाचा नहीं दे रहा है, भाई नहीं दे रहा है, या कोई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो बोल रहा है कि तुम्हारा नहीं हुआ, तुम यहाँ नहीं रहते हो। मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी रहते हो, दुनिया के किसी कोना में, सिर्फ भारत की बात नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी भी कोना में आप रहते हैं, कभी भी आते हैं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आते हैं, अगर आपके पिताजी के नाम से है, दादाजी के नाम से, परदादा के नाम से है, और वो वसीयत बना के किसी के नाम से नहीं गए हैं, पर्सनली किसी को रजिस्ट्री करके नहीं गए, या पर्सनली किसी को विल बनाकर नहीं गए हैं, वसीयत बनाकर नहीं गए हैं, तो उसमें आपका सीधा सीधा हिस्सेदारी होता है। वो ज़मीन अगर उसने बेच भी दिया है आपको बिना बताए, तो आप उसे कैंसिलेशन ऑफ डीड का केस करके उस ज़मीन को कैंसिल करा सकते हैं, स्टे लगवा के उस पर रोक लगवा सकते हैं, या फिर बेचने वाला है, आपको पता चल गया कि बेचने वाला है, तो भी आप उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप पार्टीशन शूट का मुकदमा दायर करके उस ज़मीन पर स्टे लेके उस पर रोक लगा सकते हैं। वो ज़मीन न बेच सकता है, न उस पर कुछ निर्माण कर सकता है, ना ही बिना आपका हिस्से दिया उस पर कुछ कर सकता है। जब तक आपका हिस्सा नहीं देगा उस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कोर्ट में पार्टीशन शूट दायर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बाहर रहते हैं, पार्टीशन शूट दायर करेंगे, केस करेंगे, हमको बार बार गांव जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सिविल का एडवोकेट को आपको पकड़ना है, आप पार्टीशन शूट दायर करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ रहना नहीं है। आप 2 साल भी नहीं रहते, 1 साल भी नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ
पेपर के आधार पर, कागजात के आधार पर केस चलता है। आपको एडवोकेट के कांटेक्ट में रहना है, वकील के कांटेक्ट में रहना है, बातचीत करते रहना है। उसका जब डेट आए तो समय पर उसको खाली फीस देते रहना है, बाकी वो हैंडल कर लेगा, आपका पक्ष वो रखेगा। आपको सिर्फ कागजात उपलब्ध करा देना है। अब कागजात में क्या होगा, आप सोचेंगे कागजात में क्या होगा, मैं कहाँ से कागजात लाऊं। आपको बता दूं कि आपके दादा के नाम से ज़मीन है, परदादा के नाम से ज़मीन है, किसी के नाम से ज़मीन है, तो उसका खतियान निकलता है ऑनलाइन। आप अपना ज़मीन का खाता नंबर, खसरा नंबर से खतियान निकाल सकते हैं। खतियान में सीधा पता चलेगा कि आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से या किसी के नाम से है, तो सीधा सीधा आपका हिस्सेदारी है उसमें। और हिस्सेदारी है तो आपका जब तक नहीं दिया जाए तब तक वो ज़मीन को न बेच सकता है, न उस पर निर्माण कर सकता है, और ना ही ज़बरदस्ती पूरा कब्जा कर सकता है। तो ये आपका सीधा हक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई 20 साल में नहीं गया, 10 साल नहीं गया, 5 साल नहीं गया तो पुश्तैनी ज़मीन पर हो सकता है कि लिमिटेशन एक्ट का जो नियम है वो लागू हो जाए, लोग कब्जा कर। मैं आपने सुना होगा कि 12 साल किसी ज़मीन पर कोई काबिज रह जाता है किसी के ज़मीन पर, तो उस पर उसका मालिकाना हक हो जाता है। ये सच्चाई भी है। ये किसी कैसे ज़मीन जिसका कोई मालिक नहीं हो, या फिर किसी ज़मीन का कोई मालिक है भी और वहाँ पर 12 साल से ऊपर आप रह जाते हो उस ज़मीन पर, और कोई कागजात आप तैयार कर लेते हैं। कागजात में ज़मीन का कागजात नहीं, जैसे कि कोई प्रूफ होना चाहिए कि 12 साल से यहाँ रह रहे हैं, जैसे बिजली बिल हो गया, आपका बहुत सारा चीज़ हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो गया, जनगणना का रिकॉर्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ऐसे टेलीफोन बिल हो गया, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है जो आप रख लेते हैं। तो होता क्या है कि दावा कर सकता है मैं 12 साल से ऊपर से हो इस ज़मीन पर, इसीलिए इस पर मेरा मालिकाना हक हो गया लिमिटेशन एक्ट के कुछ धाराओं के तहत। लेकिन मैं बता दूं कि ये पुश्तैनी ज़मीन पर लागू नहीं होता है, पैतृक संपत्ति पर लागू नहीं होता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता है, ये खानदान में लागू नहीं होता है। ये होता है दूसरों के लिए होता है। जिस ज़मीन का कोई मालिक नहीं या फिर मालिक है भी, उसको उस ज़मीन से मतलब नहीं है, 12-13 साल 15 साल नहीं आया, वो उसके लिए होता है। लेकिन ये आपका भाई हो, आपका चाचा हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका कोई जानने वाला हो, आपके आस पड़ोस का हो, वो अगर कब्जा कर लेता है तो ये हुआ कि जानबूझ के कब्जा करना, क्योंकि उसे पता है कि किसका ज़मीन दादा के नाम से, परदादा के नाम से, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, संयुक्त फैमिली में रहता है, ये पैतृक संपत्ति है, सब एक साथ में रहते थे, एक ही घर था, उस पर वो कब्जा नहीं कर सकता। ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में, खानदानी संपत्ति में ये नियम कानून लागू होता ही नहीं है। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए। आप 10 साल बाद भी जाते हैं, 20 साल बाद भी जाते हैं, 15 साल बाद भी जाते हैं, अपना हिस्सा आप लड़के ले सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको साबित करने में दिक्कत हो रहा है तो आप अपने पंचायत के मुखिया के पास जाए, प्रधान के पास जाए, सरपंच के पास जाए, किसी के पास जाए जो जनप्रतिनिधि है, उनसे वंशावली एक बनवा ले। वंशावली क्या होता है पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। वो अपना लेटर हेड पर लिख के देगा कि आपका ये दादा थे, उसका ये पिताजी थे, उनका इतना लड़का था, ये सब आपका भाई है, ये सारा चीज़ बना के आपको पार्ट बाय पार्ट दे देगा कि इनका ये वंशज है। और इससे ये साबित हो जाता है, जब बना के वो दे देगा आपको, मुहर करके सिग्नेचर करके दे देगा, उसे वंशावली कहते हैं। उस वंशावली के आधार पर और आप अपने खतियान के आधार पर, खतौनी के आधार पर, ज़मीन के कागजात के आधार पर कभी भी केस करके आप ले सकते हैं, उनको उलझा सकते हैं, ज़मीन पे स्टे ले सकते हैं, न वो ज़मीन पर कुछ निर्माण कर सकता है, न कुछ बना सकता है। जब कोर्ट में आप पार्टीशन शूट का मुकदमा दायर करेंगे तो उन्हें किसी भी हालात में वहाँ जाकर जवाब देना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट में नहीं जाते हैं, 2-3 बार नोटिस होगा, नहीं जाते हैं, तो आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। पार्टीशन शूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपकी खानदानी प्रॉपर्टी है और आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत जल्दी कागजात के आधार पर ही मैक्सिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपका फैसला आ ही जाएगा और आपका हिस्सेदारी मिल ही जाएगा। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे नेचर हो सकता है, बहुत सारा इसका अलग अलग सिस्टम हो सकता है, अलग अलग इसका कंडीशन हो सकता है, सबका सभी तरह का कंडीशन है। मैं ये जो नियम है, कानून है, जो लॉ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपका कंडीशन क्या है, किस तरह का ज़मीन है, कहाँ का ज़मीन है, क्या आपके साथ हुआ है, हो सकता है सबके साथ अलग अलग मामला हो सकता है। तो आपके मन में कोई सवाल होगा, प्रश्न होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा, मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं विस्तार से आपके टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। हो सकता है संभव हो तो मैं आपको जवाब भी दे दूँ कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे नए नए टॉपिक पर वीडियो जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ नया जानकारी के लिए मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहेंगे। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आप ही का मुद्दा होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।